Hello friends, now we will be studying class 9th NCERT Civics chapter number 2 Constitutional Design. Democratic Constitution in South Africa. Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. He and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. तो भारत का संविधान की डिज़ाइन देखें उससे पहले हम साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। वहाँ पे नेल्सन मंडेला जो हैं उनको और उनकी पार्टी के सात दूसरे लीडर्स को 1964 में ट्रीजन यानी देशद्रोह के आरोप में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। He spent next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रोबेन आइलैंड। उन्होंने अगले 28 साल जो है साउथ अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन आइलैंड में बिताए थे। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो अपार्थीड जो है वो एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका। तो जो वाइट लोग थे यूरोप से आए हुए उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में लागू किया था। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी the trading companies from Europe occupied it with arms and force. In this way, they occupied India. In the way they occupied India. तो 17th और 18th सेंचुरी में अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज जो कि यूरोप से आई थी उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हथियारों के दम पर उन पर कब्जा किया था जैसे कि उन्होंने इंडिया पे किया था। बट अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। पर इंडिया के ठीक विपरीत जो है साउथ अफ्रीका में वाइट लोग जो थे वो वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थीड सिस्टम ने जो है लोगों को बांट दिया था और उनको स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। तो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं वो ब्लैक हैं कलर में। दे आर मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। तो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं वो लगभग पॉपुलेशन में 3/4 थे और उनको ब्लैक्स कहा जाता था। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. तो ब्लैक्स और वाइट्स के अलावा मिक्स्ड रेसेस भी हुआ करती थी साउथ अफ्रीका में जिनको कलर्ड कहा जाता था। इनके अलावा ऐसे भी लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका में गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट को अपने से कम समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो वाइट्स को छोड़ के किसी के पास भी वोटिंग राइट नहीं था। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. तो अपार्थीड सिस्टम जो है वो ख़ास तौर पे ब्लैक्स के खिलाफ जो है ऑपरेसिव था और ब्लैक्स को जो है वाइट एरियाज़ में काम करने से की मनाही थी। इसके अलावा वो वाइट एरियाज़ में सिर्फ तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट होता। Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theatres, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. तो अलग अलग पब्लिक सेवाएं जो थी वो सिर्फ वाइट्स के लिए अलग वाइट्स के लिए थी, ब्लैक्स के लिए बहुत ही कम मात्रा में थी। इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट्स वर्शिप। तो ब्लैक जो हैं वो ऐसी चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट्स वर्शिप किया करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और इतना सा भेदभाव होने के बाद भी ब्लैक जो हैं वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और वाइट्स के टेरिबल ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। In 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. 1950 में ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियन जो हैं उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की
उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस और स्ट्राइक्स बनाई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। इसी के तहत जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, जो कि सेग्रीगेशन की पॉलिसीज के खिलाफ जो है उन्होंने स्ट्रगल मूवमेंट छेड़ी। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कई वर्कर्स यूनियन थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। Many sensitive whites also joined the ANC opposed to apartheid and played a leading role in this struggle. तो कई सेंसिटिव वाइट्स ने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया अपार्थीड को अपोज करने के लिए और इस स्ट्रगल में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। Several countries denounced the apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of black and colored people. तो दुनिया भर में कई देशों ने जो है अपार्थीड सिस्टम को अनजस्ट कहा, रेसिस्ट कहा, पर वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो अभी भी राज कर रही थी, लोगों को जेल भेज रही थी, टॉर्चर कर रही थी और मार रही थी, जिसके अंतर्गत हज़ारों ब्लैक और कलर्ड लोगों को खूब परेशानी उठानी पड़ी। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. तो जैसे ही प्रोटेस्ट और स्ट्रगल खूब बढ़े अपार्थीड के खिलाफ, ऐसी सरकार को ये समझ में आया कि वो अब ब्लैक्स को अपने राज के अंदर नहीं रख सकते, उनको दबा के नहीं रख सकते। द वाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिटिक्स, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। तो वाइट रेजिम ने अपनी पॉलिसीज चेंज की और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको हटा दिया गया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो बैन थे उनको हटा दिए गए और मीडिया पर जो रेस्ट्रिक्शन थे वो भी हटा दिए गए। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल जेल में गुजारने के बाद नेल्सन मंडेला जो है जेल से निकल के एक आज़ाद आदमी की तरह बाहर आ गए। Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया झंडा फहराया गया और इसी के साथ इसे दुनिया में एक नई डेमोक्रेसी की तरह घोषित किया गया। द अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। तो अपार्थीड गवर्नमेंट जो है वो अब ख़त्म हो गई और एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट अब इसके बाद स्थापित की गई। How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. तो ये सब कैसे हुआ? तो नेल्सन मंडेला ने जो है, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा: historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. तो उनका कहना ये था कि जो उनके ऐतिहासिक दुश्मन थे वो पीसफुल ट्रांजिशन जो कि अपार्थीड से डेमोक्रेसी में था उसको इसलिए मान पाए क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो थे वो एक दूसरे के अंदर अच्छाई को मानने में ज़्यादा तैयार थे और उनकी इच्छा थी कि साउथ अफ्रीकन्स जो हैं कभी भी गुडनेस में अपना बिलीफ ना छोड़ें और जो इंसानियत में उनका भरोसा है यही उनकी डेमोक्रेसी का एक मूल यंत्र है। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. तो पावर में आने के बाद जो है न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में ब्लैक लीडर्स ने अपने साथियों से ये रिक्वेस्ट की कि वो साथ में रहने वाले वाइट्स को जो भी उन्होंने अत्याचार किए उसके लिए माफ़ कर दें।
They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. तो नए लीडर्स का ये कहना था कि नए साउथ अफ्रीका को इक्वालिटी के आधार पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पर, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के आधार पर बनाया जाना चाहिए. The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle, sat together to draw up a common constitution. तो वो पार्टी जिसने सालों साल ब्लैक्स पर अत्याचार किया, और दूसरी तरफ वो पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये दोनों पार्टी साथ में बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सफल रहे. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world ever had. तो 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद साउथ अफ्रीका में दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए जो दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल थे. टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन to the problems, nobody should be excluded, nobody should be treated as a demon. तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि सॉल्यूशन ढूंढने में जो है परेशानियों से सॉल्यूशन ढूंढने में जो है किसी को भी अलग नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी डेमन की तरह शैतान की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट. तो इन लोगों का ये मानना था कि हर किसी को समाधान का एक हिस्सा होना चाहिए, भले ही चाहे उन्होंने भूतकाल में जो भी गलत किया हो, पहले जो भी गलत किया हो, लेकिन अब उनको समाधान का हिस्सा होना चाहिए. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. तो पूरी दुनिया भर में साउथ अफ्रीका को 1994 से पहले जो है एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक देश माना जाता था, लेकिन अब उसको एक डेमोक्रेसी का मॉडल माना जाता है. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू. साउथ अफ्रीका जो है एक अच्छा उदाहरण है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. तो साउथ अफ्रीका के उदाहरण में जो है लोगों को परेशान करने वाले और जो परेशान लोग थे, वो डेमोक्रेसी में एक साथ और बराबरी के अधिकार से रहने को तैयार हुए. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. दे हैड फियर्स, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. लेकिन ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं था. अ, दोनों को एक दूसरे के प्रति भरोसा करना बहुत मुश्किल था. सबके अपने डर थे और सब अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते थे. द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. तो ब्लैक मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती थी कि जो मेजॉरिटी है उनका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ब्लैक मेजॉरिटी जो कि 75% थी, उनके साथ किसी भी तरह की इनजस्टिस ना हो. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. तो ब्लैक्स जो हैं उनको काफ़ी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे, जबकि दूसरी ओर वाइट्स जो हैं वो अपने प्रिविलेजेस और अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते थे. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़. बहुत ही लंबे डिबेट के बाद दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा. वाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. वाइट जो हैं उन्होंने मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल को माना और वन पर्सन वन वोट को माना. दे ऑल्सो अग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स. वाइट्स ने गरीब
और कारीगरों के कुछ बेसिक राइट्स के लिए भी हामी भरी। द ब्लैक्स अग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। और दूसरी तरफ ब्लैक्स ये माने कि मेजॉरिटी रूल तो होगा पर वो एब्सोल्यूट ब्लैक रूल नहीं होगा, उसमें माइनॉरिटीज़ की भी जगह रहेगी। They agreed that the majority would not take away the property of white minority. Blacks ने ये माना कि वो blacks जो हैं white की property को ज़बरदस्ती नहीं हड़पेंगे। This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? ये compromise जो था ये आसान नहीं था, ये implement कैसे होता? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? तो ये सब होना आसान नहीं था यदि वो एक दूसरे पर भरोसा भी कर लेते ब्लैक्स और वाइट्स, पर इसकी क्या गारंटी थी कि भविष्य में जाके उनका भरोसा टूटेगा नहीं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। तो इस भरोसे को भविष्य में टूटने से रोकने के लिए एक ही तरीका था कि इन नियमों को जो है लिखा जाए, और ऐसा लिखा जाए कि सब इसको भविष्य में माने। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of citizens. तो ये नियम जो लिखे जाने वाले थे ये डिसाइड करते कि जो रूलर्स हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे आगे जाके, और रूलर्स क्या कर सकते हैं और क्या कर नहीं सकते हैं, और जो आम नागरिक है उसके क्या अधिकार होंगे। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme and that no government will be able to ignore these. So जो ये रूल्स लिखे जाने वाले थे, ये रूल्स तभी काम करते जब कोई भी रूलर इनको आसानी से बदल नहीं पाता। यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। वो कुछ बेसिक रूल्स पर उन्होंने हामी भरी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रूल्स हैं ये सुप्रीम रहेंगे और कोई गवर्नमेंट इनको इग्नोर ना करे। दीज सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. In their relationship may not have been as bad as that between whites and blacks in South Africa, but all over the world have people have differences of opinion and interests. तो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना जो है सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। हर देश में जो है अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं लोगों के, और ज़रूरी नहीं है कि सभी देशों में इतना ही टेंस माहौल रहा हो जितना साउथ अफ्रीका में था ब्लैक्स और वाइट के बीच में, लेकिन पूरी दुनिया में हर देश में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और इंटरेस्ट कॉमन चीज़ है। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to governments. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society, or a political party. They all need a constitution. तो देश भले डेमोक्रेटिक हो या ना हो, दुनिया में सभी देशों को कुछ के पास कुछ बेसिक रूल्स होने की ज़रूरत है। और ये ना सिर्फ देशों पर अप्लाई करता है बल्कि ये छोटे क्लब में या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी इन सब के पास भी अप्लाई करता है कि उनके पास अपने कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जिसको उनका हर मेंबर फॉलो कर सके। इसलिए हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living in the country. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री जो है वो एक बेसिक रूल्स है जो कि बेसिक रिटर्न रूल्स है जो कि देश के सभी नागरिकों के द्वारा मान्य हैं जो कि एक देश में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा सुप्रीम लॉ है जो कि आसपास एक ही राज्य में रहने वाले लोगों के बीच में कैसे रिलेशंस रहेंगे वो डिटरमाइन करता है, और
आम जनता का सरकार के साथ कैसा रिलेशन रहेगा वो भी डिसाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है, जो कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जो कि अलग अलग प्रकार के लोगों को आपस में रहने में मदद करता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे स्थापित की जाएगी, किस किस व्यक्ति के पास, किस अधिकारी के पास कितने अधिकार रहेंगे और वो कौन से निर्णय ले सकता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। तीसरा जो है ये सरकार के अधिकारों के ऊपर, पावर के ऊपर जो है लिमिट्स लगाता है, और ये हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि आम नागरिक के अधिकार क्या हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। चौथा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के एस्पिरेशंस बताता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसे बनती है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. तो जिन भी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सबके पास अपना एक संविधान होगा। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. तो ग्रेट ब्रिटेन से युद्ध के बाद जो है अमेरिका के पास अपना एक संविधान आया, और फ्रेंच पीपल ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को माना। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब घटनाओं के बाद जो है ये एक प्रैक्टिस है कि सभी डेमोक्रेटिक देशों में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की रचना। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत का जो संविधान है वो भी बहुत मुश्किल हालातों में बनाया गया था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन। तो भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान काम नहीं था, और वो भी ख़ास तौर पे तब जब लोगों को सिटीजन्स का दर्जा मिलना शुरू हुआ था। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो हमारा देश बना था वो एक पार्टीशन के बाद बना था, जो कि धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ था, और ये एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था दोनों भारतीय और पाकिस्तानी लोगों के लिए। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम। तो कम से कम 10 लाख लोग जो हैं वो बॉर्डर के इस पार और उस पार मिलाकर 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी, जो कि पार्टीशन के बाद दंगे हुए थे उसमें। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में ये डिसीजन छोड़ के गए थे कि क्या वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, और क्या वो अकेले रहना चाहते हैं। द मर्जर ऑफ द मर्जर ऑफ these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो जो ये प्रिंसली स्टेट्स का मिलना किसी भी देश के साथ ये बहुत ही मुश्किल और एक अनसर्टेन टास्क था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो देश का भविष्य इतना सिक्योर नज़र नहीं आता था जितना वो आज नज़र आता है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री।
तो संविधान लिखने वाले जो भी व्यक्ति थे, उनको देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत ही एंजाइटीज़ थी, बहुत ही चिंताएँ थी। पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया रास्ता। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लाइक लुक लाइक। तो जैसे साउथ अफ्रीका में दो मेजर ग्रुप्स थे और दोनों की विचारधाराएं एकदम अलग थी, लेकिन भारत में जो है एक कंसेंसस था, एक रजामंदी थी सभी की कि डेमोक्रेटिक भारत किस तरह से दिखना चाहिए। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आवर नेशनल मूवमेंट was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो ये जो कंसेंसस था, ये जो रजामंदी थी, ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौर से जो है इवॉल्व हुई थी। और नेशनल मूवमेंट जो है वो सिर्फ फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लड़ाई ये भी थी कि हम अपने कंट्री को रेजुविनेट कैसे कर सकें और हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकें। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो तब भी बहुत विचारों में मतभेद थे लोगों के कि आज़ादी के बाद जो है भारत को कैसा दिखना चाहिए। ऐसे मतभेद आज भी हैं कि हमें आगे किस रास्ते पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक नियम हैं जो हर किसी को एक्सेप्टेबल हैं, हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल है, सब उन नियमों को मानते हैं। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, with the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should look like. तो सन 1828 में श्री मोतीलाल नेहरू और 8 अलग कांग्रेस के नेताओं ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उस समय ड्राफ्ट किया। 1931 में कराची सेशन के रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा इस पर बात हुई। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, right to freedom, equality, and to protecting right of minorities in Constitution of Independent India. तो जो 1928 और 1931 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, इनके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी और माइनॉरिटी के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई थी। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो इस ये जो ड्राफ्ट बना था, इसकी कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो थी वो सभी लीडर्स को एक्सेप्टेड थी, जबकि असली कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले ही अधिकतर नेताओं को ये सब वैल्यूज़ एक्सेप्टेड थी। The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. तो कॉलोनियल रूल के अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से फैमिलियरिटी ने भी एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के ऊपर अग्रीमेंट करने में मदद की। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। तो ब्रिटिश रूल ने जो है वोटिंग राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया था, और इस हिसाब से ब्रिटिश का लेजिस्लेशन बहुत कमज़ोर था। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved them to be very useful for country in setting up its own institutions and working in them. तो सन 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज़ के लिए पूरे ब्रिटिश भारत में, ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थे।
लेकिन इन जो इलेक्शन से जो एक्सपीरियंस हुआ भारतीयों को, जो एक्सपीरियंस इन इलेक्शंस के बाद मिला भारतीयों को, कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम कैसे होता है, इसने भारत को अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाने में और उसमें काम करने में बहुत मदद की। That is why Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935. तो ये जो एक्सपीरियंस मिला इन इंस्टीट्यूशन में काम करने से, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स लिए कॉलोनियल लॉज में से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. तो कई सालों के सोच विचार के बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है उसके ऊपर सोच विचार के बाद जो है एक और बेनिफिट भारतीय संविधान बनाने वालों को मिला कि हमारे लीडर्स जो हैं दुनिया भर के देशों के संविधान से सीख सकते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स पर। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. तो कई हमारे जो नेता हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर्ड थे। कई नेता जो हैं वो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड थे। कई नेता जो हैं यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड थे। कई जो थे वो रशिया के सोशल रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। और इसी के हिसाब से, इन सब उदाहरणों के हिसाब से जो है हमारे हमारे संविधान में एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का कंसेप्ट आया। Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. तो हालांकि हमारे नेता जो हैं इन सब बातों से इंस्पायर्ड थे, पर वो सीधे सीधे उसकी कॉपी नहीं कर रहे थे, उसको इमिटेट नहीं कर रहे थे। हर स्टेप पर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर ये सवाल उठता था कि क्या ये नियम हमारे देश को सूट करेंगे, और फिर निर्णय लिया जाता था और फिर उन नियमों को लिखा जाता था। तो इन्हीं सब फैक्टर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कंट्रीब्यूट किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फिगर्स जो कि इन लोगों ने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में खूब हेल्प की। वल्लभ भाई पटेल, बॉर्न गुजरात, मिनिस्टर ऑफ होम, Information and Broadcasting in interim government, lawyer and leader of Bardoli Peace and Satyagraha, played a decisive role in integration of Indian princely states, later Deputy Prime Minister. Maulana Abdul Kalam Azad, born Saudi Arabia, educationalist, author and theologian, scholar of Arabic, Congress leader, active in national movement, opposed Muslim separatist politics, later Education Minister in the first Union Cabinet. T.T. Krishnamachari, born Tamil Nadu, member drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later Finance Minister in Union Cabinet. Rajendra Prasad, born Bihar, President of Constituent Assembly, lawyer, known for his role in Champaran Satyagraha. 3 times President of Congress, later the first President of India. Jaipal Singh, a sportsman and educationist, captain of first national hockey team, founder president of Adivasi Mahasabha, later founder of Jharkhand Party. H.C. Mukherjee, Vice Chairman of Constituent Assembly, reputed author and educationist, Congress leader, member of All India Christian Council and Bengal Legislative Assembly, later Governor of West Bengal. G. Durgabai Deshmukh, born Andhra Pradesh, advocate and public activist for women's emancipation, founder of Andhra Mahila Sabha, Congress leader, later founder chairperson of Central Social Welfare Board.
Baldev Singh, a successful entrepreneur and leader of Panthik Akali Party in Punjab Assembly, a nominee of Congress in Constituent Assembly, later Defence Minister in Union Cabinet. Kanhaiyalal Monkeylal Munshi, born Gujarat, advocate, historian and linguist, Congress leader and Gandhian, later minister in the Union Cabinet, founder of Swatantra Party. Bhimrao Ramji Ambedkar, born Madhya Pradesh, chairman of drafting committee, social revolutionary thinker and agitator against caste divisions and caste-based inequalities. Later law minister in the first cabinet of post-independence India, founder of Republican Party of India. Shyama Prasad Mukherjee, born West Bengal, Minister for Industry and Supply in interim government, educationist, lawyer, active in Hindu Mahasabha, later founder president of Bharatiya Jansangh. Jawaharlal Nehru, born Uttar Pradesh, Prime Minister of interim government, lawyer and Congress leader, advocate of socialism, democracy and anti-imperialism, later first Prime Minister of India. Sarojini Naidu, born Andhra Pradesh, poet, writer, and political activist, amongst the among the foremost women leaders in the Congress, later government of Uttar Pradesh. Somnath Lahiri, born West Bengal, writer and editor, leader of Communist Party of India, later member of West Bengal Legislative Assembly. ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने हमारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश के प्रति बहुत योगदान दिया है. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग जो है वो एक असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा की गई जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जो है जुलाई 1946 में हुए और इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई और इसके थोड़े ही दिन बाद जो है देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी दो हिस्सों में बांटी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate 26 January as Republic Day every year. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 सदस्य थे और इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया वो किया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? We have already noted one reason above. तो हमें ऐसे संविधान मानने की क्या ज़रूरत है जो कि आज से 60 साल पहले बनाया गया. हमने एक रीज़न पहले भी देख लिया है. The constitution does not reflect the view of its member alone, it expresses a broad consensus of its time. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ उन लोगों का मत नहीं बताता जिन्होंने उसको बनाया है, बल्कि वो उस समय में क्या घटनाएं हुई हैं उन सबको भी इसमें रिफ्लेक्ट करता है. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as mere piece of paper. No one actually follows it. तो कई देशों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से शुरुआत से लिखना पड़ा क्योंकि
जो उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा गया था वो सभी नागरिकों को मान्य नहीं था और मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्य नहीं था, इसलिए उनको पूरा स्टार्टिंग से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखना पड़ा। लेकिन कुछ देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको होते हुए भी कोई मानता नहीं है। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of question constitution itself. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस्सा कुछ अलग है। पिछले 50 सालों में कई लोगों ने अलग अलग जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, लेकिन किसी भी बड़े ग्रुप ने या पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट है कि नहीं। ऐसा सवाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। The second reason for accepting the constitution is that Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई बड़े सवाल नहीं खड़े हुए हैं, यही एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे संविधान के लिए। और दूसरा कारण कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन 60 साल बाद भी क्यों मानना चाहिए, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली would not have been chosen directly by all people of India. It was elected mainly by members of existing provincial legislatures that we mentioned above. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डायरेक्ट लोगों से नहीं चुनी गई थी। वो जो है अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनके द्वारा चुनी गई थी। दिस ensured a fair geographical share of members from all the regions of country. The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट की गई थी, इसलिए इसमें फेयर जोग्राफिकल शेयर था मेंबर्स का अलग अलग रीजन से देश के। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डोमिनेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसने वही पार्टी जिसने भारत की स्वतंत्रता की स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। पर कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग विचारों में मतभेद भी थे। The assembly had many members who did not agree with Congress. In social terms, two assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupation. तो असेंबली के अंदर ही ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस से मतभेद रखते थे, और सोशल टर्म्स में भी देखा जाए तो असेंबली में अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जातों से, अलग अलग मज़हब से, अलग अलग काम करने वाले लोग जो हैं इस असेंबली में थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लोगों ने इलेक्ट नहीं की थी, लेकिन यदि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होती तो इसकी कॉम्पोजिशन कुछ खास अलग नहीं होने वाली थी। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्टिटी देता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सिस्टमिक तरीके से, साफ तरीके से, ओपन तरीके से, कंसेंसुअल मैनर में काम किया। फर्स्ट some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. तो पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए और डिसाइड हुए जिनके ऊपर सभी की रजामंदी थी। इसके बाद एक ड्राफ्ट बना जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप में बना। Several rounds of thorough discussion took place on draft constitution clause by clause. More than 2000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over 3 years.
तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कई राउंड्स का थॉरो डिस्कशन हुआ एक एक क्लॉज को लेकर, और इसके अंदर 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स कंसीडर किए गए, और मेंबर्स ने जो है कुल 114 दिन बैठकर काम किया, जो कि 3 साल तक ये काम हुआ। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. तो जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ प्रेजेंट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जितनी भी बातचीत हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको रिकॉर्ड किया गया और ये आज भी प्रिजर्व्ड है। These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the simple rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of Constitution. तो ये जो रिकॉर्डिंग्स प्रिजर्व की गई हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से रखा गया है। जब इनको छापा गया तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में छापी गई, और इन डिबेट्स को आज भी सुना जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग क्लॉज के मीनिंग समझने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integration of nation, in our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give to ourselves this Constitution. तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू them by any king or outside powers. Sovereign. People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Socialist. Wealth is generated socially and shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Secular. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights and elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic principles. Republic, the head of the state is an elected person and not a hereditary position. Justice, citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. Liberty, there are no there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. Equality, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Fraternity, all of us should behave as if we are members of same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. Thanks a lot for watching.